दौरे पर पहुंचे सीएम योगी ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। कहा, राम के अस्तित्व को नकारने वाले अब कह रहे हैं सबके हैं राम। उत्तराखंड के श्रीनगर में गोरखनाथ गुफा पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की। भक्तियाना स्थित पवित्र स्थली में भगवान शिव और बाबा भैरवनाथ के दर्शन किए। रामनगर में सीएम धामी ने प्रियंका गांधी के नकल माफिया वाले बयान पर पलटवार किया। कहा, प्रदेश में लागू किया सख्त नकल विरोधी कानून, 100 से अधिक नकल माफिया भेजे गए जेल। पीलीभीत से आयोजित जनसभा में सीएम धामी ने जनता से की जितिन प्रसाद को जिताने की अपील। कहा, बीजेपी के पक्ष में मतदान करें, नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएं। डोईवाला में चुनाव बहिष्कार करने वाले ग्रामीणों को प्रशासन ने मनाया। डीडीओ देहरादून ने दिलाई मतदान की शपथ। चुनाव संपन्न होने के बाद सड़क निर्माण का आश्वासन। पीएम मुद्रा लोन योजना के तहत 2 सदस्यों को पकड़कर पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरोह का भांडाफोड़ उत्तराखंड एसटीएफ एसएसपी आयुष अग्रवाल ने दी जानकारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनावी हुंकार भरी है। उत्तराखंड में मंच पर कमल खिलाने की बात कही है। उत्तराखंड में पंच कमल खिलाने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने माला राज लक्ष्मी के समर्थन में मतदान की अपील की है। पहले 3 घंटे में 50% मतदान की अपील। उत्तराखंड से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम योगी ने चुनावी हुंकार भरी है। उत्तराखंड में पंच कमल खिलाने की बात कही। माला राज्य लक्ष्मी के समर्थन में मतदान की अपील की है। पहले 3 घंटे में 50% मतदान की अपील। उत्तराखंड की सबसे हॉट सीट लोकसभा सीट पौड़ी गढ़वाल में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान भारी भीड़ उनकी जनसभा में देखने को मिली। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के पौड़ी लोकसभा के प्रत्याशी अनिल बलूनी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान हमारे ब्यूरो प्रमुख राजेश वर्मा ने भाजपा प्रत्याशी से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। हम इस समय मौजूद हैं पौड़ी लोकसभा सीट पर, और जहां पर लगातार कैंपिंग जारी है। अनिल बलूनी जी हमारे साथ है। सर हर तरफ योगी और मोदी का जयकारा जो है वो लगा है। जनता के बीच में आप पहुंचे हैं, क्या आज योगी आदित्यनाथ की रैली है? योगी जी का बहुत लगाव यहाँ के साथ, और यहाँ के लोगों का बहुत लगाव योगी जी के साथ है। पूरा हजारों हजार आदमी योगी जी को सुनना चाहते हैं, और पूरे प्रदेश आज टेलीविजन चैनल्स में ध्यान लगा के बैठे हैं कि योगी जी क्या बोलने वाले हैं। जनता सिर्फ एक सवाल है कि जनता ये जानना चाहती है इस बात को लेकर के, क्योंकि उनको लगता है कि आप वैसे भी युवा नेता है, आप दिल्ली की राजनीति को भली भांति जानते हैं, और दिल्ली से अब राज्यसभा का आप आसानी से टिकट मिलता, आसानी से आप जीत के चले जाते, लेकिन लोकसभा का जो मिला है कहीं ना कहीं चेहरा जो है मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। अपने लोगों के बीच में रहना, अपने लोगों के बीच में जीना, अपने लोगों के बीच में काम करना, ये इससे ज्यादा बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। ये थे हमारे साथ पौड़ी सीट से लोकसभा प्रत्याशी अनिल बलूनी, और उन्होंने बताया कि पूरा उत्साह जो है वो जनता के बीच में खास तौर से देखने को मिल रहा है, और भारी मतों से जीतने का दावा जो है यहाँ पर अनिल बलूनी कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट लईक अहमद के साथ मैं राजेश वर्मा, के न्यूज इंडिया, पौड़ी गढ़वाल। हम इस समय मौजूद हैं पौड़ी लोकसभा सीट पर, और जहाँ पर लगातार कैंपिंग जारी है। अनिल बलूनी जी हमारे साथ है। सर हर तरफ काशीपुर में बड़े गुरुद्वारा नानक काना साहिब में अरदास और कीर्तन का आयोजन किया गया, जहां पर बड़ी संख्या में सिख संगत ने मत्था टेका। आपको बता दें कि इसके साथ ही खालसा फाउंडेशन पदाधिकारियों और सदस्यों की तरफ से खालसा सृजना दिवस के दौरान प्रतिभा सम्मान और दस्तार मुकाबला कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 8 साल से 15 साल के बच्चों की तरफ से दस्तर यानी कि पगड़ी बांधने की प्रतियोगिता की गई, और प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर आने वाले बच्चों को प्रमाण पत्र, मेडल, गिफ्ट और स्कूल बैग देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले बच्चों के माता पिता के साथ सैकड़ों की तादाद में सिख संगत मौजूद रही। साथ ही गुरुद्वारा में वैशाखी के अवसर पर लंगर का भी आयोजन किया गया।
खटीमा के विधायक व उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कपाड़ी ने कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता कर सत्ताधारी दल बीजेपी पर सत्ता का दुरुपयोग करने का गंभीर आरोप लगाया है। प्रेस वार्ता के दौरान खटीमा की स्थानीय मीडिया से रूबरू होते हुए विधायक कपाड़ी ने कहा कि आज बीजेपी की चुनावी रैली में भीड़ जुटाने के लिए 103 स्कूलों की बसों को लगाया गया था। अब इनको दबाव या स्वेच्छा से किसी तरह से लगाया गया होगा, ये आप समझ सकते हैं। ये खटीमा के प्राइवेट स्कूल हैं जिन चुनाव की रैली में जाते हुए एक बस का एक्सीडेंट हुआ। वो स्कूल की बस है और हम धन्यवाद करते हैं भगवान का कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन 22 लोग 22 बच्चे, मुझे लगता है उसमें आधे से ज्यादा बालिग नहीं है जिनका बोध नहीं, वो घायल हुए हैं, अभी अस्पताल में भर्ती हैं। ये बच्चों को भाजपा की रैली के लिए ले जाया जा रहा था। तो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सत्ता का जो दुरुपयोग और दबाव और सरकार की जो हनक दिखा रही है, आज इस रैली से खुलकर सामने आ गया है। खबर लक्सर से है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने लक्सर गांव पहुंचकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि देश का लोकतंत्र, खास तौर पर संविधान खतरे में है। संविधान विरोधी ताकतें संविधान को खुर्द-बुर्द करना चाहती हैं। ऐसे में बाबा भीमराव अंबेडकर की आत्मा को दुख पहुंच रहा होगा। उन्होंने कहा कि यदि देश और लोकतंत्र को बचाना है तो 2024 चुनाव में भाजपा को हराना जरूरी है। इसके साथ ही आगे कहा कि ये चुनाव न सिर्फ राजनीतिक चुनाव है, बल्कि ये चुनाव संविधान की रक्षा का चुनाव भी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भाजपा के मैनिफेस्टो को भी ढकोसला बताया है और कहा कि आज से पहले जो वादे प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार द्वारा किए गए थे वो कभी पूरे नहीं किए गए। चुनाव में बहुत सारी चीजें दांव पर लगी हैं, जिसमें लोकतंत्र दांव पर लगा है, भारत की अखंडता एकता दांव में लगी है और भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाला संविधान दांव में लगा हुआ है। क्योंकि जो ताकतें आज सत्ता में हैं वो भारत के संविधान को अपनी मनमानी के रास्ते में बाधा मानते हैं। उनकी संरक्षक संस्था भी इसको बदलना चाहती है, संविधान को बदलना चाहती है और समय समय पर आरक्षण के खिलाफ वो कहते रहे हैं। तो आज आरक्षण भी खतरे में है। तो ऐसे समय में 2024 में उन सारी ताकतों को, शक्तियों को एकजुट होना चाहिए जो भारत के संविधान में यकीन करते हैं, जो आरक्षण में यकीन करते हैं, जो लोग सामाजिक न्याय में यकीन करते हैं। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद वापस से रुक कर लेते हैं खबरों का। लोकसभा सामान्य निर्वाचन के मतदान के लिए केवल 5 दिन बचे हैं, लिहाजा निर्वाचन विभाग ने सभी तैयारियों को पूरा कर लिया है। नैनीताल जिले के 6 विधानसभाओं के लिए सभी कार्मिकों के प्रशिक्षण के साथ ही उनकी ड्यूटी पत्र भी वितरित कर दिए गए हैं। निर्वाचन नोडल अधिकारी विशाल मिश्रा ने बताया कि सभी विधानसभाओं के लिए ईवीएम में प्रत्याशियों के नाम और चुनाव चिन्ह फिट कर दिए गए हैं। तो ईवीएम मशीन्स की कमीशनिंग है, उसके बारे में आज मैं आप लोगों को अपडेट करना चाहूँगा। सबसे पहले तो हमारे यहाँ कुल 6 सीट हैं विधानसभा नैनीताल जनपद में, और उसमें से 5 जो हैं वो नैनीताल उधम सिंह नगर सीट में है और रामनगर गढ़वाल सीट में है। तो जो 5 हमारी सीटें हैं उसकी ईवीएम कमीशनिंग की रिपोर्ट कुछ इस प्रकार है, जिसमें 1242 BU, 1059 CU और 1275 वीवीपैट जो कमीशन कर लिए गए हैं, और इसमें 17 BU, 252 CU और 61 वीवीपैट जो है वो टेक्निकल रीजन से फिट नहीं थे, उनको रिजेक्ट किया गया है। रामनगर के केस में 196 BU, 166 CU और 199 वीवीपैट जो है वो कमीशन कर लिए गए, दे आर परफेक्टली फाइन। और BU 2, CU 32 और वीवीपैट 6 ये रिजेक्ट किए गए हैं। तो एक प्रकार से ईवीएम कमीशनिंग की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर 4 धाम के पहले प्रमुख तीर्थ धाम यमुनोत्री के कपाट खोलने की तिथि को
पुरोहित समाज की बैठक में घोषित कर दिया गया है। इस बार यमुनोत्री धाम के कपाट 10 मई को 10:29 पर रोहिणी नक्षत्र में खोले जाएंगे। मां यमुना अवतरित दिवस पर चार धाम के पहले प्रमुख तीर्थ धाम यमुनोत्री के कपाट खोलने की तिथि इस समय पुरोहित समाज की बैठक में घोषित की गई है। इस बार यमुनोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर 10 मई को 10:29 पर रोहिणी नक्षत्र में खोले जाएंगे। कहा जाता है कि उत्तराखंड के कड़कड़ में भगवान का वास है, जिस वजह से यहाँ के हर स्थान का कहीं न कहीं पौराणिक कथाओं से रिश्ता माना जाता है। एक ऐसी ही पौराणिक कथा से गंग भेवा बावड़ी का भी रिश्ता माना जाता है। आखिर क्या ऐतिहासिक महत्व है उत्तराखंड के विकास नगर स्थित गंग भेवा बावड़ी का, रिश्ता क्या है और ऐतिहासिक महत्व का है, रिपोर्ट देखिए। किंवदंती है कि त्रेता युग में गौतम ऋषि मां यमुना के किनारे बने अपने आश्रम में अपनी पत्नी माता अहिल्या के साथ रहकर तप किया करते थे, जो रोजाना सुबह सवेरे यहां से हरिद्वार पहुंचकर गंगा स्नान कर लौटते थे। माना जाता है कि एक दिन भगवान इंद्र ने छल पूर्वक गौतम ऋषि का वेश धारण कर माता अहिल्या का हरण करने की कोशिश की, जिसके चलते माता अहिल्या को गौतम ऋषि का श्राप भुगतना पड़ा। बल्कि अपने भक्त गौतम ऋषि के तप और भक्ति को देखते हुए स्वयं माता गंगा को यहाँ एक कुंड के रूप में अवतरित होना पड़ा। यही वजह है कि विकासनगर अंतर्गत भीमवाला गांव में यमुना नदी के तट के नजदीक मौजूद गौतम आश्रम मंदिर परिसर में स्थित इस बावड़ी को गंग भेवा बावड़ी के रूप में जाना जाता है, जिसके जल को गंगा के समान पवित्र माना जाता है। जहां प्रत्येक वर्ष बैसाखी पर्व के मौके पर 5 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है, जहां दूर दराज से लोग यहां आकर बावड़ी में स्नान कर गंगा स्नान का लाभ उठाते हैं और मेले में खरीदारी भी करते हैं। मंदिर समिति के अध्यक्ष रविंद्र चौहान का कहना है कि गौतम आश्रम गंगभेवा बावड़ी मंदिर एक पौराणिक स्थल है, जिसके अवशेष यहाँ आज भी मौजूद हैं। साथ ही यहाँ मंदिरों की एक पूरी श्रृंखला मौजूद है, जिसमें शिव मंदिर, यमुना जी, बाबा बालकनाथ, कृष्ण और हनुमान मंदिर भी स्थित है, जहां आसपास के क्षेत्रों सहित हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के श्रद्धालु यहां शीश नवाने आते हैं और अपनी मन्नतें मुरादें मांगते हैं। ये जो मेला है, ये मेला आज से लेके 13 तारीख से लेके 20 तारीख तक रहेगा। और ये मेला ये गौतम ऋषि की पवित्र तपोस्थली है। यहाँ पर गौतम ऋषि जी तपस्या करते थे और एक बार रात को उठकर वो ऐसे ही गंगा मैया के नहाने के लिए हरिद्वार चले गए। तो माता जी ने कहा कि आज बड़ी जल्दी आ गए। तो माता जी ने आशीर्वाद दिया कि जब तक तुम वापस यहाँ पहुँचोगे तो उससे पहले ही गंगा जी वहाँ पहुँच जाएगी। और तब से गंगा जी यहाँ स्वयं विद्यमान है, तो गौतम ऋषि की तपोस्थली है। विकासनगर का गंगभेवा बावड़ी मेला और उत्तराखंड के कोने कोने में स्थित पौराणिक स्थलों पर लगने वाले मेलों को सदियों से अनूठी परंपरा रही है, जिस वजह से आज भी यहाँ के पौराणिक स्थलों, मंदिरों और यहाँ बहने वाली नदियों के कारण उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ पर स्वयं गंगा जी विद्यमान आप देख रहे होंगे। यहाँ पे स्नान करने से पुण्य प्राप्त होता है। और यहाँ पर पूरे मंदिर में जो ये स्थान है, ये यहाँ पर मंदिरों की पूरी श्रृंखला है। यहाँ आदि काल से, पांडवों के काल से ही मंदिरों की मूर्तियां हैं। मंदिर बने हुए हैं, बहुत पुरानी प्राचीन शिवलिंग है। और यहाँ पर शंकर भगवान का, माता गौरी माता जी का और बाबा बालकनाथ जी का भव्य मंदिर है। और उसके बाद हनुमान जी का मंदिर है, राधा कृष्ण का मंदिर है। ये यहाँ पर मंदिरों की पूरी श्रृंखला है। मेरा तो ये मानना है कि पछुआ दूर नहीं रही। मेरे ख्याल से पूरे देहरादून डिस्ट्रिक्ट में इससे सुंदर पवित्र जगह कोई नहीं हो सकती है। उत्तराखंड में भाजपा की चुनावी तैयारियों को धार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऋषिकेश पहुंचे, जहां पर प्रधानमंत्री ने राज्य की जनता से भाजपा के 5 प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि अपनी सरकार के कार्यों की जमकर सराहना की है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मोदी सरकार की सही नीतियों के चलते ये पहाड़ों
सुविधाओं को विकसित किया गया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि पलायन रोकने के लिए सरकार ने पहाड़ों में सुविधाओं का जाल बिछाया है। पहाड़ पर सड़क, रेल, रोपवे और हवाई क्षेत्र को बेहतर करने के लिए जरूरी कदम सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं। इसके आगे प्रधानमंत्री ने दावा किया कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आ रही है। इसके लिए पहाड़ के युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना है। और रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चुनाव की घड़ी नजदीक आते ही राज्य का सियासी पारा गर्माता जा रहा है। चुनावी प्रचार के मामले में भाजपा अपने विरोधी दलों से काफी आगे नजर आ रही है। राज्य की 5 लोकसभा सीटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऋषिकेश पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कई बार कांग्रेस पर निशाना साधा। साथ ही दावा किया कि डबल इंजन की सरकार में देश और प्रदेश का तेजी से विकास हो रहा है। पीएम मोदी ने दावा किया है कि उत्तराखंड के पहाड़ों से पलायन रुका है। सरकार ने पहाड़ों में सुविधाओं का जाल बिछाया है। पहाड़ पर सड़क, रेल, रोपवे और हवाई क्षेत्र को बेहतर करने के लिए जरूरी कदम उठाए हैं, जिससे पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आ रही है। 20 लाख यात्री केदारनाथ के दर्शन के लिए आए। अगर पूरी 4 धाम यात्रा की बात करें तो पिछले वर्ष 55 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने उत्तराखंड की यात्रा की। पिछले वर्ष ही मैंने मानस खंड में आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा की। लोगों को हिमालय में स्थित ऐसी अलौकिक जगहों को देखने का अवसर मिला, तब वहां भी सैकड़ों यात्री पहुंचने लगे हैं। पर्यटन का ये विस्तार सिर्फ एक सेक्टर का विस्तार नहीं है। पर्यटन बढ़ने का मतलब है रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर। साथियों, उत्तराखंड में हो रहे इस विकास ने अब पलायन की खबरों को बीते दिन की बात बता दिया है। वहीं एक ओर जहां प्रधानमंत्री पहाड़ों से पलायन रोकने का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी ओर पलायन आयोग की ही रिपोर्ट में पहाड़ से लगातार पलायन का दावा किया गया है। पलायन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड में हर रोज औसतन 230 लोग पहाड़ से पलायन कर रहे हैं, जबकि 2018 से पहले तक यह आंकड़ा 138 था। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड में वर्ष 2008 से 2018 के बीच कुल 5,02,717 लोगों ने पलायन किया, जबकि पलायन आयोग के गठन के बाद 2018 से 2022 के बीच बीते 4 वर्षों में ही यह आंकड़ा 3,35,841 पहुंच गया है। बेहतर सड़क, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में पहाड़ों से पलायन लगातार जारी है। वहीं राज्य में पलायन के मुद्दे पर अब सियासत भी गर्मा गई है। सबसे पहले तो सर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे उत्तराखंड में काफ़ी चीज़ें अभी सुविधाएं नहीं है। जैसे कि मैं मेन बात करना चाहूँगा कि रोजगार का ये कि पहाड़ों में ना तो शिक्षा से लेके कोई बात हो रही है, ना तो स्कूल में टीचर्स की सुविधाएं हो रही है। पहाड़ में रोजगार के लिए सबसे पहले ये कहना चाहूँगी पहाड़ों में अच्छे बड़े होटल्स खोले जाए, पर्यटन की चीज़ें खोली जाए, जिससे लोगों को आमदनी के लिए पैसा आया जा सके। पूरे पहाड़ खाली हो गए, गांव के गांव खाली हो गए। कोई व्यक्ति मर जा रहा है तो उसको कंधा देने के लिए 4 लोग नहीं मिल रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं हमने पलायन रोक दिया। कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर आपने खड़ा किया? गुजरातियों को ला करके केदारनाथ के पुनर्निर्माण में, बद्रीनाथ के पुनर्निर्माण में जो उनका मूल स्वरूप था उसको बिगाड़ने का काम, सिलक्यारा के टनल में जो इतना बड़ा हादसा हुआ उसमें इलेक्ट्रल बॉन्ड से पैसा खा गए।
वहाँ पर इतना बड़ा हादसा हो गया, इसको इंफ्रास्ट्रक्चर आप कह रहे हो। 4 धाम जो परियोजना चल रही है ऑल वेदर रोड के नाम पर, जितनी दुर्घटनाएं और जितनी मौतें पिछले 10 वर्षों में इन बॉर्डर रोड्स में हुई, इन ऑल वेदर रोड में हुई, उतनी पूरे 60 साल में नहीं हुई। पूरे प्रदेश का हाल बुरा है और प्रधानमंत्री जी पता नहीं कहाँ की हवा की बात कर रहे हैं, न जाने कहाँ की बात कर रहे हैं। ये सारी शिगुफे हैं और केवल जुमले हैं। मैं समझता हूँ न पलायन रुका है, न विकास हुआ है। पूरे प्रदेश का बुरा हाल है, बेरोजगारी का बुरा हाल है और बेरोजगारी के कारण ही नौजवान पलायन कर रहा है। पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि देखो, ये कांग्रेस का जो भी आरोप है वो निराधार और असत्य आरोप है, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से पहाड़ का विकास बहुत तेजी से हुआ है। अब आप सोचिए, कभी कल्पना कोई कर सकता है कि पिथौरागढ़ अल्मोड़ा में मेडिकल कॉलेज बनेगा? कभी कोई कल्पना कर सकता था? जो अंग्रेज भी जिस काम को नहीं कर पाए, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक आज पहाड़ में रेल चल रही है, तो ये कभी कल्पना हो सकती थी क्या? कैसे कांग्रेस इस बात को बोलती है? हमने श्रीनगर में NIT का काम शुरू करा दिया है, श्रीनगर में विश्वविद्यालय शुरू करा दिया है। एक नया विश्वविद्यालय हमने जो है कि सरकारी शोभन सिंह जीना जी के नाम से अल्मोड़ा में शुरू किया है। एक नहीं अनेकों काम ऐसे पहाड़ में, अगर मैं काम गिनाने लगूंगा तो घंटे लग जाएंगे। तो जब ये काम हमने शुरू किए हैं तो इन कामों के शुरू करने के आधार पर ही तो पलायन रुक रहा है। तो इसलिए जो उनका कहना कि भाई पलायन तेजी से बढ़ रहा है, ये गलत है, ये निराधार और असत्य है। ऐसे कोई आंकड़े भी नहीं है जो वो कह रहे हैं। लोग गाँव में रहना चाहते हैं, उनको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सरकार दे रही है। अच्छी शिक्षा सरकार दे रही है, अच्छा स्वास्थ्य सरकार दे रही है, एयर कनेक्टिविटी से सरकार जोड़ रही है। तो ये सारे काम हम लोग कर रहे हैं। तो ये बहुत ही असत्य और मैं कह सकता हूँ निराधार आरोप है। कुल मिलाकर एक और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहाड़ों से पलायन रुकने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पलायन आयोग की रिपोर्ट में ही साल दर साल पलायन के बढ़ते ग्राफ का आंकड़ा दिखाई दे रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री के दावे हवा हवाई हैं? आखिर क्यों पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी, पहाड़ के काम नहीं आ रहे? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।